but I don't think he's going anywhere further. I think we've seen the best Hadi we're going to see. दोस्तों कल हमें ताइवान में हो रहा एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप्स या ताइवान प्रो बोले, जो भी बोले, नेम डजंट मैटर, वो हमें होता हुआ देखने को मिल चुका। अगेन बॉयज, शो की बात करने से पहले हम ये बात करते हैं कि ये शो आखिर जरूरी क्यों था। जैसे कि हमें मालूम है, भारत प्रो शो को जीतने के बाद ये अनाउंस किया था अनीक घोष ने कि उनका दूसरा शो बहुत ही जल्द हमें ताइवान प्रो होते हुए देखने को मिलेगा। जैसा कि हमें मालूम है, IFBB के नए रूल्स के मुताबिक एक प्रो शो जीत के आप क्वालिफाई नहीं कर सकते ओलंपिया के लिए। अगर आप मेंस फिजिक और क्लासिक फिजिक डिवीजन से हैं तो इन डिवीजन्स में आपको 2 प्रो शोज जीतने पड़ेंगे ओलंपिया क्वालिफाई करने के लिए। अब अनीक यहाँ जीतते तो वो क्वालिफाई कर लेते हैं ओलंपिया के लिए डायरेक्ट। लेकिन दोस्तों इस शो में अनीक घोष की प्लेसिंग रही सेकंड, यहाँ पे ये जीते हैं और ये थर्ड प्लेस किए हैं। अब दोस्तों इस शो के विनर यानी कि चैंपियन की बात अगर हम करें, जो कि ये हैं, अब इनकी फिजिक में क्या ऐसी खासियत थी जो ये जीते हैं इस शो को और अनीक नहीं जीते। जो मुझे नजर आया दोस्तों वो ये था कि इनके शोल्डर थोड़े बेहतर थे, इनके चेस्ट भी हल्का सा बिगर था। ओवरऑल शोल्डर टू शोल्डर की बात करें तो ये ज्यादा वाइड थे, लेकिन आई थिंक पैक वाइज अनीक मच बेटर हमें देखने को मिल रहे थे। अनीक का मिड सेक्शन हमें मच बेटर इन दोनों एथलीट से देखने को मिल रहा था। अनीक थोड़े से हल्के रह गए मेरे लिए विट में। अगर मुझे इन दोनों बॉडी बिल्डर्स की जो जीते हैं और अनीक की सेम विट नजर आती तो आई थिंक अनीक यहाँ पे इजी विक्ट्री अपने नाम करते। ऑफ कोर्स ये बॉडी बिल्डर्स इतने क्लोज थे कि आप यहाँ पे किसी की भी जीत का आर्गुमेंट बना सकते हैं इन टॉप 3 में। अब हम इंडियंस हैं, हम क्योंकि अनीक से फेमिलियर हैं, इसलिए हम उनके जीत का आर्गुमेंट बना रहे हैं। लेकिन जेन्युइनली अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट थे जहाँ पे ये जो जीते हैं शो को वो अनीक से बेहतर थे। जो यहाँ पे थर्ड प्लेस हुए हैं शो में, आई थिंक उनके ट्रैप्स, उनके शोल्डर्स, इवन उनका चेस्ट भी बेहतर था अनीक से। लेकिन इनका मिड सेक्शन यहाँ पे आई थिंक बहुत नीचे इनको खींच रहा था, जिसकी वजह से टॉप 3 में ज्यादा लोग इनकी जीत की यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं बना रहे। लेकिन मेरे लिए पर्सनली ये तीनों बहुत क्लोज थे। मुझे नहीं लगता दोस्तों यहाँ हम कह सकते हैं कि अनीक के साथ रॉबरी हुई। ऑफ कोर्स मैंने आपको अभी जो जीता है यहाँ पे चैंपियन, उसकी जीत की वजहें बताई दोस्तों, इसीलिए मैंने बोला था कि अनीक का असली टेस्ट अब शुरू हुआ है। अपने इंडियन कॉम्पिटिशन को हराना एक इंडियन शो में तो दोस्तों आसान है, लेकिन जब तक अनीक एक ग्लोबल शो में जीत अपने नाम नहीं कर पा रहे तब तक हम लोग को उनको एक टॉप 10 मटेरियल, एक टॉप 5 मटेरियल तो बिल्कुल भी नहीं देखना है। बिल्कुल उनके फ्यूचर में ऐसी चीजें लिखी हैं ऐसा मेरा मानना है, लेकिन आपको कोई भी सब्सटेंशियल चीज, कोई भी एक ऐसी चीज जो कि आपकी जिंदगी पे इतना बड़ा फर्क डालेगी, वो आसानी से नहीं मिलती दोस्त। उसको आपको चेस करना पड़ता है एक कांस्टेंट ड्राइव के साथ, एक कांस्टेंट पैशन के साथ। अब अगर मैं दोस्तों अनीक का एक जानने वाला होता तो उनसे कभी भी ये ना बोलता कि आपके साथ यहाँ पे रॉबरी हुई है। दोस्तों ये सारी बातें एक एथलीट के दिमाग में किस तरीके से फीड हो रही है हमें नहीं पता, और मैं नहीं चाहता कि अनीक खुद को यहाँ पे एक विक्टिम मेंटेलिटी के साथ देखें, बल्कि उन्होंने एक सब्सटेंशियल चीज अचीव की है, एक वर्ल्ड वाइड एक ग्लोबल शो में सेकंड प्लेस फिनिश अचीव की है। उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि फ्यूचर में इस शो में अनीक सेकंड नहीं बल्कि प्रिवेल करेंगे। इसी के साथ आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या अनीक के साथ यहाँ पे रॉबरी हुई है या एक फेयर डिसीजन था? ताइवान में हो रहे एशियन चैंपियनशिप्स में एक और इंडियन हमें क्लासिक फिजिक डिवीजन में देखने को मिले। जनेव वर्गेश इस शो में हमें एक ब्यूटीफुल क्लासिक फ्लो के साथ एक वेल डेवलप्ड क्लासिक फिजिक शोकेस करते हुए दिखाई दिए। इस शो की फिनोमिनल लाइटिंग की वजह से बिल्कुल कमाल की फिजिक यहाँ पे देखने को मिल रही थी वर्गेश की। मुझे पर्सनली वर्गेश की फिजिक का बेस्ट पार्ट उनके क्वाड्रिसेप्स लगे, इवन उनके लेग्स पीछे से भी फिनोमिनल डेवलपमेंट हमें शोकेस कर रहे थे। लेकिन उनकी फिजिक का एक वीक मसल ग्रुप मुझे जो देखने को मिला वो उनकी बैक लगी और कुछ भी नहीं। ऑफ कोर्स अभी और डेवलपमेंट उनको चाहिए अपनी फिजिक में, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक बहुत डेवलप्ड फिजिक हमें शोकेस की यहाँ पे वर्गेश ने। अब दोस्तों अपनी हर वीडियो में मैं हादी चुपन के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर हादी के कैंप से हमें सुनने को मिलती है जिसके बारे में मुझे बात करना मजबूरी हो जाता है। दोस्तों अब फाइनली हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर सुनने को मिल रहे हैं हादी चुपन के आर्नोल्ड क्लासिक में दिखने के। अभी तक दोस्तों हम लोग स्पेकुलेट कर रहे थे, अभी तक हम लोग अंदाजे लगा रहे थे, अभी तक उनके अपडेट देख के हम लोग सिर्फ गेस कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि हादी की अगली मूव क्या रही। लेकिन इन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स को कंफर्म करते हुए मेरा मानना है हादी की तरफ से जल्द ही हमें एक खबर सुनने को मिलने वाली है कि हमें जल्द ही वो आर्नोल्ड क्लासिक की स्टेज पे दिखेंगे। दोस्तों आर्नोल्ड आने में भी बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। आर्नोल्ड भी हमें 12 से 13 हफ्ते में होता हुआ दिखेगा दोस्तों, जहां मेरा मानना है मैक्सिमम 2 से 3 हफ्तों में हमें एक कंफर्मेशन कि हादी आर्नोल्ड क्लासिक में दिखने वाले हैं ये सुनने को मिल जाएगा। एंड पर्सनली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ दोस्तों हादी की वापस से फिजिक देखने के लिए। हादी की फिजिक
फिजिक में कुछ ऐसा देखने के लिए जो कि मुझे वापस से उन पे भरोसा दिलाए। मुझे बाकियों का दोस्तों नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये शुरू से ही बोल रहा हूँ कि इस साल हादी की फिजिक में मुझे बहुत डिटरेशन दिखा। अगेन दोस्तों वो सेकंड प्लेस हुआ अपनी कंडीशनिंग के बलबूते पे, अपनी कंसिस्टेंट शोइंग के बलबूते पे, क्योंकि टॉप 6 में मुझे पर्सनली ब्रोकन लगी थी हादी की फिजिक। उनकी फिजिक में मुझे बहुत फ्लॉज दिख रहे थे जो कि मैंने पहले उतने नहीं देखे थे। लोग अब इन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग अब इन सारी चीजों को मान रहे हैं धीरे धीरे, जब सब बोल रहे हैं। अगेन बॉयज आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो आप लोग को पता होगा कि मैंने क्या क्या चीजें बोली। अभी रिसेंटली फुआद अबियाद ने भी बोला है कि हादी अपने पीक से नीचे आते हुए हमें दिख रहे हैं, और कुछ लोग तो दोस्तों कंप्लीटली फुआद ग्लेजर हो रहे हैं। जो भी वो बोलते हैं एकदम दिल खोल के उनके ओपिनियन को अपनाते हैं, तो क्या इस ओपिनियन को भी अपनाएंगे? दोस्तों मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सबकी बातें सुनता हूँ, सबकी बातें समझता हूँ, बाकी आपके सामने सिर्फ और सिर्फ वही बातें करता हूँ जिस पे मैं खुद भरोसा करता हूँ। दोस्तों एक बहुत पुरानी कहानी है जिसकी बेसिक जिस्ट, जिसका बेसिक समरी ये है कि अगर आप कमरे में सिर्फ और सिर्फ लाल रंग को ढूंढेंगे तो आपको लाल ही दिखेगा। अगर आप सफेद नहीं ढूंढ रहे तो आपको सफेद नहीं नजर आएगा। दोस्तों ओलंपिया देखते हुए मैं हर एक बॉडी बिल्डर की कमियों पे नोटिस कर रहा था, हर एक बॉडी बिल्डर ने कहाँ दिक्कत प्रेजेंट की है उस पे मैं नोटिस कर रहा था। और क्योंकि दोस्तों मैंने लास्ट ईयर ही इस बात को नोटिस किया था, इस साल मैं और ज्यादा उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे कम्प्लीटली ये चीज नजर आई, हादी का एक क्वाड उनके दूसरे क्वाड से बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है। अगेन दोस्तों मैं बोलता वही हूँ जो मुझे नजर आता है। प्री जजिंग में मुझे क्लियर डेरिक जीतते हुए नजर आए थे, तो मैंने वो बोला था। और जब अपनी इस कही हुई बात में मैं सही भी हो गया, तो मुझे आप एक रीजन दीजिए अपने ओपिनियन पे शक करने का। अब दोस्तों आर्नोल्ड क्लासिक पे ही रहते हुए और जो इसमें बॉडी बिल्डर्स कॉम्पीट करते हुए हमें नजर आएंगे उनके बारे में कुछ बात करते हैं, जहाँ पे सबसे पहली ये गेस्ट पोजिंग हमें देखने को मिली है माइक समरफेल्ड की तरफ से। हमें मालूम है लास्ट ईयर डोमिनेट किया था आर्नोल्ड क्लासिक की स्टेज पे माइक समरफेल्ड ने। काफी लोग दोस्तों बोल रहे थे कि लोगन फ्रैंकलिन उनके करीब नजर आए उनको। मेरे लिए उस स्टेज पे दोस्तों लोगन ने अपनी शायद दी बेस्ट फिजिक शोकेस की हो, लेकिन माइक की भी दी बेस्ट फिजिक, और मुझे लगता है माइक का बेस्ट और लोगन के बेस्ट कहीं आसपास भी है। दोस्तों अगेन यहाँ पे हम लोग को इस गेस्ट पोजिंग में माइक की फिजिक देखते हुए उनकी साइज बहुत कंपेरेबल लग रही है उनकी कुछ उन्हीं अपडेट से, जो अपडेट्स हम लोग को वो ओलंपिया से पहले शोकेस कर रहे थे, जिसका मतलब है डेफिनेटली माइक की साइज वापस से वहीं आ चुकी है जैसे हमें पहले कुछ देखने को मिली थी। दोस्तों जेन्युइनली बोले तो इस साल ओलंपिया की स्टेज पे एक पिचकी हुई फिजिक शोकेस की थी माइक समरफेल्ड ने। अब अगेन बॉयज हम ये बार बार बात कर रहे हैं कि माइक समरफेल्ड का अगला कंपटीशन जो भी हो वो बहुत जरूरी है क्लासिक फिजिक डिवीजन के फ्यूचर के लिए। हमें देखना है कि माइक की फिजिक अगले कंपटीशन में पहले से जब एक वेट कैटेगरी में कॉम्पीट करने के लिए तैयारी कर रही है तब कैसी नजर आएगी, और उनको लास्ट मिनट अचानक से इतना वेट पुल आउट नहीं करना पड़ेगा ये शोकेस करने के लिए कि उनकी फिजिक अभी भी क्लासिक फिजिक की दी बेस्ट फिजिक है। दोस्तों पर्सनली अगेन मैं वही बोलूंगा, इस साल मुझे माइक और रमोन के बीच कंपटीशन उतना कुछ खास नजर नहीं आया माइक के अंडर परफॉर्मिंग फिजिक की वजह से, लेकिन माइक का इस वेट कैटेगरी में बेस्ट वर्जन देखने के बाद क्या हम फ्यूचर में रमोन और माइक के बीच एक घमासान जंग होते हुए देखेंगे, ये हमें साफ करेगी माइक की अगली परफॉर्मेंस। देखते हैं दोस्तों, वैसे अभी भी माइक की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि वो आर्नोल्ड में हमें दिखेंगे। वही दोस्तों जिसकी तरफ से है ऑफिशियल स्टेटमेंट वो है मार्टिन फिट्जवाटर। दोस्तों मार्टिन की अपडेट भी हमें रिसेंट में देखने को मिली है, एंड दोस्तों मार्टिन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। दोस्तों मैं जेन्युइनली बताऊं, अगर मार्टिन कामयाब हो गए अपनी प्राग प्रो से एक और ज्यादा इम्प्रूव फिजिक दिखाने में और उसी के साथ उसी लेवल की कुछ कंडीशनिंग दिखाने में जैसे कि उन्होंने प्राग प्रो में दिखाई है, मैं ये भी कहूंगा जैसी कंडीशनिंग उन्होंने ओलंपिया में भी दिखाई वो भी इनफ होगी एक इम्प्रूव फिजिक के साथ इस लाइनअप में प्रिवेल करने के लिए। हमें दोस्तों अभी भी मैं कहूंगा गारंटी नहीं है एंड्रू के एक परफेक्ट पीक की। एंड्रू ने काफी टाइम हमको इससे पहले भी भरोसा दिलाया है खुद पे, लेकिन उस भरोसे को कॉन्टिन्यूअसली फुलफिल नहीं किया है। जो चीज अगर एंड्रू इस शो में डेफिनेटली डिलीवर करेंगे तो हमें उनके खिलाफ एक अलग ओपिनियन बनाने में मजबूर करेगी, हमें उनको एक कंसिस्टेंट बॉडी बिल्डर के नजरिए से देखने पे मजबूर करेगी। लेकिन एज अ कंसिस्टेंट बॉडी बिल्डर मार्टिन पे मैं बहुत भरोसा करता हूँ और हादी पे भी। तो दोस्तों जेन्युइनली बताएं तो अभी इन तीनों के बीच ऐसा कोई हम लोग डेफिनेट चैंप नहीं बोल सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हादी यहाँ जीतेंगे या एंड्रू यहाँ जीतेंगे या मार्टिन स्नीक इन नहीं कर सकते जीत के लिए। और दोस्तों बहुत ज्यादा चांस है निक के भी इस शो में कॉम्पीट करने का। वैसे मुझे तो लग रहा है कि अगर कॉम्पिटिशन बढ़ता चला जाएगा तो शायद निक पुल आउट कर दे, निक शायद यहाँ पे कॉम्पीट ना करे। हमेशा ऐसा करते हैं निक कॉम्पिटिशन से भागते हैं क्योंकि शायद उनकी ईगो उनको अलाउ नहीं करती किसी नॉन ओलंपिया इवेंट में टॉप 3 से ऊपर प्लेस होने को, क्योंकि ये चारों बॉडी बिल्डर
अगर यहाँ पे 100% डिलीवर करेंगे तो मेरा ये मानना है फिर भी निक 4th प्लेस होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूरी गलती निक की भी नहीं है। हमने ये भी देखा हुआ है कि सामने वाले के ऑफ आने के बावजूद भी निक को हमें जजेस रिवॉर्ड करते हुए नहीं दिखे हैं। निक के 100% लाने के बावजूद भी निक के शायद अनप्लीजिंग स्ट्रक्चर की वजह से। खैर मार्टिन की इस अपडेट में तो कुछ ऐसा है नहीं बात करने के लिए। प्राग के बाद डेफिनेटली वो ऑफ ही होंगे और अब धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे हर एक चीज की वो प्रेप में, जहाँ चांसेस हैं दोस्तों की 12 वीक आउट पे ही बॉडी बिल्डर्स की प्रेप हाई इंटेंसिटी पे शुरू होती है और मार्टिन फिट्जवाटर शायद अगले हफ्ते से हर चीज रैंप अप करने लगे और फिर उनके अपडेट्स हमें और बहुत बेहतर देखने को मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों बातें तो बहुत है करने के लिए, लेकिन हम थोड़े इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइंस के बारे में बात करते हैं। हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो चीजें मैटर करती हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफजिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।